मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। बेटा ज़रा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मुझे डॉक्टर के दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में ढीलापन सा रहता है, सरिता जी ने अपने बेटे मनोज से कहा। लेकिन मनोज तो अपने ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए था। अपनी माँ की बात सुनकर भी वो सुन नहीं रहा था। 5 मिनट तक सरिता जी उसकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखती रही, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंदर से मनोज की पत्नी रश्मि बाहर आती है। ओह, आप फिर से बाहर आ गई। आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती हैं क्या? बार बार आकर इन्हें परेशान करना ज़रूरी है क्या? यूँ तो कहेंगी कि हाथ पैर में दर्द है और यूँ दिन भर घर में घूमती रहेंगी। अब ये ऑफिस का काम करेंगे या आपकी सेवा में बैठे रहेंगे? ससुर जी तो हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ कर गए हैं। अब इनकी कमाई से ही घर चलता है, तो इन्हें चैन से काम करने दो। रश्मि का गुस्सा देखकर सरिता जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद भी नहीं आती है। एक तो दर्द, उस पर बुढ़ापे का शरीर। नींद आंखों से गायब हो रही थी। मनोज सुबह भी जल्दबाजी में रहता है और शाम को आते ही लैपटॉप में लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किससे कहूँ? जब बेटे को ही फुर्सत नहीं है तो बहू से क्या उम्मीद करूँ? सरिता जी की आंखों के कोर गीले हो गए। शरीर भी साथ नहीं देता है और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उसे अपनी बूढ़ी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी। वो अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में ही व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह सरिता जी बिस्तर से नहीं उठी, दर्द से कराहती रही। सुबह के 10 बज गए, पर किसी ने चाय पानी की नहीं पूछा। आज तो रविवार था, सभी देर तक सोते हैं, पर 8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। सरिता जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे के बाहर गई तो देखा मनोज अपने बच्चों और पत्नी के साथ समोसे जलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उन्हें खाने के लिए पूछा तक नहीं। सरिता जी रसोई में गई और पानी लेने लगी तो वो ही फ्रिज का पानी था। इतनी गर्मी में बोतल का पानी भी गर्म ही आता है। वो फ्रिज का पानी पीती नहीं है और बोतल के पानी से प्यास बुझती नहीं है। कितनी बार कहा है गर्मी में मटकी लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता है। बुढ़ापे में बेटे बहू ने पानी के लिए तरसा दिया है। एक बार उन्होंने टोक दिया तो रश्मि बोली, मम्मी जी, हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरे रसोई की शान खराब हो जाएगी। अब पानी ही तो पीना है, वो चाहे मटकी का पियो या बोतल का, क्या फर्क पड़ता है? वो पानी लेकर बाहर आ गई और फिर से मनोज से बोली, मनोज, मुझे डॉक्टर के दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। ये सुनते ही मनोज भड़क गया और गुस्से से चिल्लाने लगा, ये क्या एक ही रट लगा रखी है? आखिर बुढ़ापे का शरीर है, ये छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ही ले जाता फिरूंगा। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है। देखने से पहले तो 100 तरह के टेस्ट लिख देगा, वो कराओ, फिर दुनिया भर की दवाई लिख देगा। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो। घर का खाना खा रही हो, और क्या चाहिए? सरिता जी इतना गुस्सा देखकर सहम गई, फिर बोली, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दे, थोड़ी शरीर में ताकत आएगी तो चल फिर लूंगी। रश्मि ने अजीब सा मुंह बनाया, ये लो, हम तो कभी एक बादाम भी मुंह में नहीं रखते हैं। बादाम कितनी महंगी आती है। अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं या सारे पैसे आपके दूध और बादाम पर खर्च कर दें। आपकी तो उम्र निकल गई है, पर हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है और बच्चों का भी कैरियर बनाना है। ठीक है बहू, तो कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाने को दे दे, सुबह से कुछ खाया नहीं है। रश्मि अंदर रसोई में गई और रात की बची रोटी और साथ में अचार लाकर दे दिया। सरिता जी चुपचाप कमरे में आ गई और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह खाना नहीं खाया था। उनके पति की ठीक ठाक कमाई थी। वो कपड़ों और गहनों से ज्यादा खाने पीने पर खर्च करती थी।
उनका मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा, गहने कपड़े तो रखे रहते हैं, पर शरीर तो हमेशा ही साथ चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए। सरिता जी हमेशा रस की सब्जी में रोटियों को चूर कर खाती थी। इनसे उनका पेट अच्छे से भरता था। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ आराम का जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी शुभी की शादी पास के ही शहर में की थी, पर उसके पति की नौकरी विदेश में लग गई तो वो वहां पर चली गई। बेटी की शादी के बाद बेटे की शादी की रश्मि यूं तो दिखने में सही लगती थी, पर उसका व्यवहार इतना बुरा होगा वो ये सोच भी नहीं सकती थी। रश्मि जब भी बोलती कड़वा ही बोलती थी। वो सबके सिर पर सवार रहती थी और अपने ससुर जी को भी जवाब दे दिया करती थी। ससुर जी को अचानक लकवे का अटैक आया और वो दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु पर शुभी विदेश से आई थी और माँ को साथ चलने को कहा था, पर सरिता जी ने मना कर दिया कि जब मेरे बेटे बहू हैं तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी, अब तो इन्हीं के साथ रहूंगी। सरिता जी ने सोचा था कि अपने ससुर जी को खोने के बाद रश्मि में कोई बदलाव आएंगे, पर वो तो और भी ज्यादा कड़वी गई। बेटे ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू के बहकावे में आकर उन पर भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन सरिता जी मंदिर में पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू है कि खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर रश्मि ने कमरे में आते हुए देख लिया। ये देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं, तो और भी ना जाने क्या क्या खाती होंगी। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगी। इतना अपमानित होने के बाद आज सरिता जी फूट फूट कर रोई। उनसे आजकल भूख सहन नहीं होती थी। हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज के अपमान से वो परेशान हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ था। रश्मि उन्हें रसोई में खाना नहीं बनाने देती थी, पर बाहर के सारे काम वो करवाती थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के साथ सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में सरिता जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। जब वो पूरा काम कर लेती थी तब भी रश्मि उन्हें ताने देती रहती थी। ज़्यादा काम करने की वजह से उनके हाथ पैरों में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों सरिता जी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिल पाता था। मनोज और रश्मि दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में सरिता जी के होने ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सरिता जी घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते थे, पर सरिता जी की ज़रूरतों की भी उपेक्षा कर देते थे। सरिता जी का चश्मा टूट गया था। वो महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर मनोज ने नया चश्मा बनवा कर नहीं दिया। उनकी साड़ियाँ पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी खिस गई थी। वो इन सब खर्चों के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच सरिता जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाई और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था,
क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फोन पर वो जब भी किसी से बात करती थी तो रश्मि सामने खड़ी रहती थी और वो ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाती थी। शुभी के फोन आने पर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। शुभी से मिले हुए भी 3 साल हो गए थे। अब बहन ने बुलाया तो वो खुश हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। मनोज ट्रेन के टिकट बनवा रहा था, तभी रश्मि आ गई। अरे, एसी में टिकट बनवाने की क्या ज़रूरत है, स्लीपर में ही चली जाएंगी, पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्चा क्यों करना। मनोज ने भी स्लीपर में टिकट बनवा दिया। सरिता जी जब ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वो जेल की जिंदगी जी रही थी। ट्रेन से उतरी थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सम्मान पाकर वो बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहां जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो वो फूट फूट कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुबार ही निकल जाना था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण किया। थोड़ी देर बाद उनकी नजरें ऊपर उठी तो देखा सामने शुभी खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर वो रोने लगी और उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मी, अब मत रो, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। आप मुझसे जब भी बात करती थी तो पता लग जाता था कि आप खुश नहीं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। शुभी की बात सुनकर सरिता जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुझे भी मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैंने मौसी को कहा था कि आप पूजा रखवाएं ताकि मम्मी यहाँ आ सके। मैंने आपका टिकट बनवा लिया है और अब आपको मेरे साथ में चलना है। मुझे सब पता है कि भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आस पड़ोस से मालूम किया है। क्या तू घर के आस पड़ोस में जाकर आ गई और घर नहीं आई? मनोज और रश्मि से मिल तो लेती। नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ दी। मैं उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती हूँ। तभी सरिता जी ने पूछा, तू मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी, यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी, यहाँ मौसी के समाज में अच्छी जान पहचान है और इनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़कर गए हों, पर वो ये मकान तो छोड़कर गए हैं जहाँ पर आप रह रहे हो, और ये घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हो, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ, मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार और उपेक्षा अब नहीं सह सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? सरिता जी ने बोला, आप उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। शुभी ने बोला। सरिता जी ने नोटिस पर साइन कर दिए और उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर मनोज और रश्मि के पैरों से जमीन सरक गई। ये देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई है, चाहे बेटे बहू सड़क पर ही क्यों ना आ जाए। अब हम सामान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे। रश्मि बरस पड़ी। अपनी मम्मी का ये रूप देखकर मनोज को हैरानी हुई और पछतावा भी। मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो हम अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? रश्मि, हमें ये घर खाली करना होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनकी जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी ये कदम उठाया होगा। नोटिस का जवाब आ चुका था।
मनोज और रश्मि ने घर खाली कर दिया। अब वो पछतावे की अग्नि में जल रहे थे और सरिता जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। दोस्तों, कोई भी माँ ऐसा नहीं करती है, पर जब बेटे बहू के अत्याचार ज़्यादा ही बढ़ जाएं, तो ये कदम उठाना भी गलत नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले।